हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का अपने अध्ययन धाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। नहीं चल रही है तो अच्छे से पढ़ो। और जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी से रिलेटिव अपन पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो अपन ने जैविक घटकों के बारे में पढ़ लिया था, किससे इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था या इकोसिस्टम का अर्थ क्या होता है, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके थे। जैविक घटक के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अजैविक घटक, या उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। एक बार और याद दिला दूं कि अगर आपको क्लास में मैटर अच्छा लगता है तो कृपया लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कोशिश करना है कि अगर बढ़िया मैटर मिल रहा हो तो थोड़ा बहुत शेयर भी करना, लाइक भी करना, क्योंकि कमेंट भी करना। और सीधी बात है, अपने को फालतू हवाबाजी आती नहीं है, केवल पढ़ाना आता है। तो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से, कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस क्लास का जो महत्व है वो कभी तो समझ आए, क्योंकि सभी एग्जाम के अंदर आजकल जनरल साइंस पूछी जा रही है और ऑल एग्जाम में ओवरऑल। लेकिन अच्छे से नॉलेज होगी तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो बगैर समय खर्च किए अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है उसको। तो देखें, जैविक घटक पढ़ लिए थे, तो अब बात करेंगे अपन अजैविक घटक की। किसकी बात करेंगे साहब? अजैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब है एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अजैविक घटक, अजैविक घटक से अर्थ ये हो गया कि जितनी भी जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं, जैसे ताप है ना, आर्द्रता है, जल है, पहाड़, नदी, वायु, ये सभी जो चीजें आप फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये किसके अंतर्गत आते हैं बताओ? अजैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटक में भी अपन देखें तो कुछ भौतिक घटक कहलाते हैं, जिनको कि अपन जलवायु भी कारक भी कहते हैं। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर कार्बनिक और किसकी बात करेंगे? अकार्बनिक की। तो इसको भी बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक अजैविक घटक, ठीक है। और इसी को आप बोल सकते हो जलवायवीय कारक। क्या बोल सकते हैं बताओ? जलवायवीय कारक, ठीक है। भौतिक अजैविक घटक कह सकते हो या जलवायवीय कारक कह सकते हो। इनके बारे में डेफिनेशन तो क्या लिखना, डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल बात करें, क्या हो सकते हैं? जैसे कि वायु, ठीक है, ताप, या अपन यूं कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और क्या हो सकते हैं बताओ? जल, है ना। और आपकी क्या हो सकती है? मृदा या मिट्टी। और क्या हो सकती है? मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित क्या हो सकती हैं? वस्तुएं। वापस सुनिएगा, वायु, ताप, सूर्य का प्रकाश, जल, मृदा, मानव निर्मित वस्तुएं, ये भौतिक या अजैविक घटक जलवायु कारकों के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे आर्द्रता है, ठीक है। क्या हो सकती है? आर्द्रता। ये तो ये जो कारक हैं वो कैसे होते हैं बताओ? जलवायु कारक या अजैविक घटक के अंदर भी कौन से? भौतिक अजैविक घटक कहते हैं इनको, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल आपको जब डीपली वो पूछेगा तो अजैविक घटक के अंदर भी आपसे पूछ लेगा कि कौन सा भौतिक अजैविक घटक है। तो भौतिक से
यहाँ पे डायरेक्ट तात्पर्य यही है कि जो जलवायु विकारक होते हैं उनकी तरफ ये इशारा कर रहा है। जैसे चाहे वो वायु हो, ताप हो, सूर्य का प्रकाश हो, जल, मृदा, मानव निर्मित क्या है बताओ, वस्तु है। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। चल, अब इसमें भी सेकंड देखें अपन, तो कार्बनिक घटक क्या बोलेंगे साहब? कार्बनिक घटक या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। कार्बनिक घटक के अंतर्गत जब इनका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि कौन से हो जाएंगे। एक तो आपकी क्या हो गई, प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, वसा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, वसा हो गई, या मृत पदार्थों से निर्मित जीवांश। ये जीवांश शब्द का अर्थ है जीवों का अंश। जीवांश का मतलब है जीवों का अंश, जिसको अपन कहते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं बताओ? ह्यूमस, जिससे मिट्टी की क्या होती है, उर्वरता के बारे में। तो ये जो है वो क्या कहलाते हैं बताओ? कार्बनिक घटक कहलाते हैं। जब भी अपन बात करें जैविक और अजैविक घटकों के मध्य की कड़ी अगर पूछी जाए तो वो भी किसको बोलते हैं? कार्बनिक घटकों को ही बोला जाता है। तो एक लाइन और इनके बारे में लिख सकते हो आप, इन्हें जैविक व अजैविक घटकों के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? जैविक या अजैविक घटक के मध्य की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक भी किसको कहा जाता है? कार्बनिक घटकों को। किसको कहा जाता है गुरुजियों? कार्बनिक घटकों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्बनिक घटकों को कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना है अपने को कि ऑर्गेनिक जो घटक हैं वो कौन कौन से? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, या मृत पदार्थों से निर्मित क्या कहलाएगा? जीवांश। अरे भाई यहाँ पता ये भी आपको लग रहा होगा कि पूरे जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन कार्बनिक पदार्थों से उनके शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण होगा तो जब शरीर का विघटन होगा या अवक्षय होगा, उसका जो अपघटनकारी हैं, अपमार्जक हैं, तो जो जीवांश प्राप्त होगा वही क्या कहलाएंगे? कार्बनिक घटक कहलाएंगे। तो ये लिख दीजिएगा आप। चलो, तीसरे नंबर पे आता है अकार्बनिक। तीसरे नंबर पे आता है अकार्बनिक
घटक। तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के तौर पे तो ये ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के क्या आते हैं बताओ, पोषक तत्व। ये पेन गड़बड़ कर रहा है। क्या आते हैं पोषक तत्व? जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है ना, पोटेशियम है, या अन्य गैसें भी आ सकते हैं, CO2 है, ये H2O, भले ही उधर, इसको तो उधर लिख देते हैं। Fe है, ठीक है, कैल्शियम है, ETC इत्यादि, ठीक है। ETC बोले तो इत्यादि ये। और इनके बारे में और कौन सी लाइन याद रखनी है? इन तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रण होता रहता है, होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये अकार्बनिक घटक हैं, है ना, इनको किस नाम से? इनऑर्गेनिक, ठीक है, कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? अकार्बनिक घटक। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत, ठीक है। तो अपन संरचनात्मक रूप से देखें तो दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो जैविक होते हैं और एक कौन से होते हैं? अजैविक। एक जैविक और एक कौन से होते हैं? अजैविक। जैविक और अजैविक में अपन ने देखा कि ये जो है, इसमें वापस इसको अजैविक को तीन भागों में बांटा, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। भौतिक के अंदर जलवायु भी है, जो कारक थे, वायु है ना, सूर्य का ताप है, और पानी और मृदा, ये चार मुख्य रूप से माने जा सकते हैं। उसके अलावा अपन ने कार्बनिक में देखा वसा, प्रोटीन, ये सारी चीजें देखी अपन ने। यहाँ देख रहे हैं कार्बनिक, तो ये कुल मिला के कुछ पोषक तत्व जो होते हैं, आवश्यक तत्व, खनिज तत्व बोल सकते हैं इनको। ये क्या बोल सकते हैं इनको? यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्या बोल सकते हैं? खनिज तत्व। क्या बोल सकते हैं? खनिज तत्व। इनका जो यूज करते हैं पेड़ पौधे अपने पोषण के रूप में, या जीव जंतु, तो ये भी अपने शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। और इकोसिस्टम में इनका वापस क्या होता रहता है बताओ? ये चक्रित होते रहते हैं, घूमते रहते हैं चक्रों की साइड। जैसे नाइट्रोजन चक्र हुआ, ऑक्सीजन चक्र हुआ, है ना, जल चक्र भी होता है, सल्फर चक्र भी होता है, कैल्शियम चक्र होता है। तो ये जो चक्र भी अपन पढ़ेंगे, जैसे जैव भू रासायनिक चक्र बोला जाता है इनको। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी फटाफट से। चलो, अब देखो, संरचनात्मक घटक तो आपने पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे कार्यात्मक घटक। कौन से घटक बताओ? कार्यात्मक घटक किसके हैं बताओ? अपन ये भी लिख दें, कहीं एकाध कहेंगे हमको तो पता ही नहीं है। इकोसिस्टम के, ठीक है, किसके बताइएगा? इकोसिस्टम के कार्यात्मक घटक। अब देखो, कार्यात्मक घटक जो हैं उनको वापस अपन दो पार्ट में बांटते हैं।
एक तो होते हैं आपके स्वपोषी, आउटोट्रोपस, ठीक है, और दूसरे होते हैं विषमपोषी, हेटेरोट्रोपस, ठीक है। स्वपोषी और कौन से होते हैं, विषमपोषी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्वपोषी का मतलब वे सभी जीव हो या जंतु हो या पेड़ हो या पादप हो, क्योंकि जीव जंतु तो कम ही है, कुछ बैक्टीरिया ही है। हर एक पेड़ पौधे जिनको अपन ने उत्पादक बोला है, उत्पादक अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक में मोस्टली कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते, तो हम उनको क्या बोलेंगे, स्वपोषी। एक वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य दूसरों पे अपने भोजन के लिए क्या रहता है, निर्भर रहता है। वो चीज अलग है कि आप किसी को बोलो, अपन जब कभी छोटी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों से बोलते हैं कि भाई पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो नए नए प्रश्न पूछते हैं, उनके पास किचन कहाँ है, वो कैसे बनाते होंगे। तो मैंने कहा तुम लोग, कि हम तो अपना बनाते हैं, हमारी मम्मी रोटी बना के खिलाती है, हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मम्मी नहीं होती जब हम खुद भी बना के खा लेते हैं। तो वो अलग प्रक्रिया है। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो दो है, स्वपोषी और कौन सा है, विषमपोषी। जो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। और जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, विषमपोषी। तो मैं यहाँ पे एक एक लाइन में लिख देता हूं। अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ये कार्यात्मक घटक ये कौन से हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे बताओ, स्वपोषी हो जाएंगे। और इधर देखें, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर क्या रहते हैं बताओ, निर्भर रहते हैं। अब जब कभी भी यूं आ जाए भाई बात कि इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो अपन सब लोग जानते हैं अपन सब लोग जानते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल होंगे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, ये हो जाएंगे। और इधर अगर देखें तो क्या हो जाएगा बताओ, शेर हो गया, मनुष्य हो गया, मोर हो गया, ईटीसी इत्यादि जितने भी दूसरों से क्या करते हैं बताओ, भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। तो कार्यात्मक घटक को कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है, दो, स्वपोषी और विषमपोषी। तो फटाफट ये भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। चल
एक छोटा सा पॉइंट और अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। विषमपोषी के प्रकार या टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपस। ठीक है, विषमपोषी के प्रकार। इसमें देखें जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, चलो बताओ। शाकाहारी कौन से हो सकते हैं बताओ? शाकाहारी। तो शाकाहारी भी विषमपोषी में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्वपोषी में आते हैं, क्योंकि वो पेड़ पादपों खाते हैं। तो बकरी घास खा गई या पेड़ खा गई तो वो किस में आएगा बताओ? विषमपोषी में ही आएगा। तो इनका जो अपन कह सकते हैं पेड़ पौधों को खाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? जैसे कि बात करें अपन बकरी, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? बकरी। और भी लिख सकते हैं अपन, पहले इनको लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे अपन बात करें ऐसे जो क्या खाते हैं बताओ? मांसाहारी होते हैं, जो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो जैसे जंतुओं को खाते हैं या भक्षण करते हैं। जैसे मैं लिख दूं आपको, शेर लिख दिया मैंने, एक ही बहुत है। तीसरे की बात करें अपन, कौन से होते हैं बताओ? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी की जब बात करें तो अपन कह सकते हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं। ये शाकाहारी भी होते हैं, शाकाहारी प्लस क्या हो जाएंगे बताओ? मांसाहारी। ये क्या कहलाएंगे बताओ? सर्वाहारी। तो इसमें आपको सबसे बढ़िया जो उदाहरण लिखना है वो क्या लिखना है? मनुष्य, आदमी। नंबर 4 पे अपन बात करें परजीवी, ठीक है, पैरासाइट। दूसरों के शरीर से पोषण, ठीक है, जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम है, एस्केरिस है, प्लाज्मोडियम है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बताओ? परजीवी के अंदर। 5 नंबर पे अपन बात करें मृतोपजीवी। कौन सी बात करें? मृतोपजीवी। तो इनके बारे में अपन लिख सकते हैं सड़े गले पदार्थों से पोषण। तो अपन कवक लिख सकते हैं, ठीक है, कवक ही लिख देते हैं अपन। तो जैसे ईस्ट है, कुछ भी लिख सकते हो। कुल मिला के अपन देखें कि विषम पोषियों के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो बकरी तो शाकाहारी हो गए, जो दूसरे जीवों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मांसाहारी बोलेंगे। अगर दोनों काम कर रहे हैं, शाकाहारी भी हैं और क्या है? मांसाहारी हैं, तो वो क्या कहलाएंगे बताओ? सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन आ जाएगा? आपका मनुष्य आ जाएगा। परजीवी जो दूसरों के शरीर पर रहते हैं, टीनिया सोलियम है, प्लाज्मोडियम है, या जितने भी जो पैरासाइट बोलते हैं, जू हैं, जो अपने खुजली चलती है सिर में, वो भी अपना खून पीते हैं, वो भी किसके अंदर आएगा ये बताओ? परजीवी के अंदर। मृतोपजीवी की बात करें, सड़े गले पदार्थों से क्या प्राप्त होता है? कवक या ईस्ट प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है साहब। तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप।
चलो अब आपको याद रखना है इको सिस्टम के प्रकार। इकोसिस्टम के क्या याद रखने हैं? प्रकार या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के क्या हैं बताओ? प्रकार। तो सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं कि एक तो क्या होगा बताओ? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। दूसरा अपन बात करें क्या हो सकता है? कृत्रिम पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा क्या हो सकता है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखो इस प्राकृतिक में भी अपन देखें, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब ये है कि प्रकृति में जितने भी अपने को जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे जल तंत्र हो, वन हो, घास हो, ये सभी मरुस्थलीय हो। बोलो सर, है ना? तो इनको ठीक ठीक अपन यूं बात करें, सॉरी, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होंगे? चलो बताओ। ऐसा इसको अपन नेचुरल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल। और ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल। तो ये तो मानव निर्मित हो जाएगा। फिर ये प्रकृति के द्वारा अपन को जो दिखाई दे रहा है वो आ जाएगा। प्राकृतिक कौन से हो सकते हैं? जो मान के चलो अपन बात करें, एक तो स्थलीय हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? जलीय हो सकते हैं। स्थलीय और जलीय में भी अपन बात करें तो देखो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करें। प्राकृतिक को वापस एक तो कौन सा हो गया? स्थलीय। कौन सा हो गया बताओ? स्थलीय हो गया। और इधर बी नंबर पे अगर मैं लिखूं तो कौन सा हो जाएगा बताओ? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो एक जलीय हो गया और एक कौन सा हो गया? स्थलीय। देखो स्थलीय के अंदर कौन से आ सकते हैं? जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है आपका बताओ? मरुस्थलीय आ सकता है। मरुस्थलीय। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल है, वन है, घास है, वो किस में आ जाएंगे? स्थलीय में। इसके अंदर अपन बात करें तो एक तो लवणीय जल, तो ये कौन सा होता है बताओ? समुद्र होता है। तो समुद्र वाला हो जाएगा, है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है? एक कौन से हो जाएंगे? अलवणीय। तो अलवणीय जल वाले कौन से हो जाएंगे? तो इसमें अपन कह सकते हैं कि तालाब, नदी, है ना, तालाब, नदी, पोखर, और क्या बोल सकते हैं बताओ? झील। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे बताओ? लवणीय के अंदर। ये अलवणीय के अंदर। कहने का मतलब इनका जो खारा पानी नहीं होता है, जो मीठा पानी कह सकते हैं, जिसमें साल्ट नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? अलवणीय। तो तालाब, नदी, पोखर, है ना, ये छोटे मोटे झील हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अलवणीय में। और जो समुद्र वाला हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? लवणीय। तो जलीय और कौन से हो गए? स्थलीय। तो ये कौन से होते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। वन हुआ, मरुस्थलीय, घास, ये सभी, है ना। अगर इधर की बात करें अपन साहब कृत्रिम में, तो अपन कह सकते हैं कि इनको और किस नाम से जाना जा सकता है? मानव निर्मित। कैसे होते हैं ये? मानव निर्मित।
अब जिसमें नंबर 1 तो आपको ऐसे याद रखना है, जू, जीवशाला। क्या याद रखना है? जीवशाला। सेकंड पे अपन बात करें जल जीवशाला। इसको एक्वेरियम भी बोल देते हैं, है ना। और उद्यान, या क्या बोल सकते हैं बताओ? गार्डन। क्या बोल सकते हैं? गार्डन। तो देखो इकोसिस्टम के जो प्रकार हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम्पल बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछता है, पर वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो स्थलीय हो गए, तो स्थलीय के अंदर वन हो गया, मरुस्थलीय हो गए घास हो गया। उसके अलावा अगर जलीय पूछता है तो जल दो प्रकार का होता है, लवणीय और अलवणीय, जिसमें साल्ट वगैरह होते हैं, खारा पानी समुद्रों में, तो वो तो समुद्र वाला हो गया। और अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब, नदी, झील, मतलब सादा झील भी दो प्रकार की होती है। खारे मतलब समुद्री जो झील होती हैं उनके बारे में बात करें तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी बताओ? लवणीय जल के अंदर। फिर मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र की अपन बात करें तो जू, जो चिड़ियाघर है, अपन उसको भी बोल सकते हैं जीवशाला, जिसमें जीवों को मानव अपने तरीके से एक निश्चित भूभाग में रखता है, तो वो क्या कहलाता है? चिड़ियाघर या जू कहलाता है, जीवशाला कह सकते हैं। जल जीवशाला कहने का मतलब एक निश्चित एक्वेरियम, तो आपने वो भी एग्जांपल देखो, कई बार कांच शीशे के अंदर छोटी छोटी मछलियां या पूरे उसके घास भी उसमें उगा देते हैं, तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्वेरियम। एक क्या होता है आपका? उद्यान। गार्डन भी मानव निर्मित है, तो इसकी भी अपन जब बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आता है बताओ? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। तो पारिस्थितिकी तंत्र मूल रूप से दो प्रकार का हो गया, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो फटाफट से इसके बारे में समझा दिया है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, अब आपको क्या समझना है, स्टार लगा के लिखना है सन 1971 ईस्वी अपना जो वैज्ञानिक था ईपी ओडम, ईपी ओडम ने समस्त जैविक घटकों के मध्य अन्योन क्रियाओं इंटरएक्शंस, ठीक है, इंटरएक्शंस को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में बताओ? दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 आपको याद रखना है धनात्मक अन्योन क्रियाएं,
और दूसरी जो याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है? ऋणात्मक अन्योन क्रिया। कौन सी है? ऋणात्मक अन्योन क्रिया। इनको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटरएक्शंस और इनको क्या बोलेंगे बताओ? नेगेटिव इंटरएक्शंस। वापस सुनो कि एक सन 1971 की बात है साहब। कब की बात है? सन 1971 में एक वैज्ञानिक था जिसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिनका नाम है ईपी ओडम। क्या नाम है बताओ? ईपी ओडम। ईपी ओडम ने समस्त जो जैविक घटक हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, उनके मध्य में आपस में क्या होती है? अन्योन क्रिया होती है। वो जो अन्योन क्रिया है, उस अन्योन क्रिया के बारे में इसने ये बताया कि वास्तविकता में वो जो अन्योन क्रियाएं होती हैं, पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, उनके मध्य में वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी होती है बताओ? धनात्मक अन्योन क्रियाएं। कैसी होती हैं? धनात्मक अन्योन क्रियाएं। अभी अपन जानेंगे कि इसमें क्या होता है, या तो किसी को लाभ होता है या दोनों को ही लाभ होता है, तो वो कौन सी होंगी? धनात्मक अन्योन क्रिया। या अपन देखें कि कैसी होती है बताओ? ऋणात्मक अन्योन क्रिया, जो कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? नुकसान होता है। तो पहले आप ये लिखिएगा कि किसने बताया था, कितने पार्ट में बताओ? दो भागों में बांटा है। अभी इनको लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से। चलो, अपन बात करें किसकी? अन्योन क्रिया। अन्योन क्रियाएं, या इनको और क्या बोला जाता है? इंटरएक्शंस। ठीक है, इनको कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। नंबर एक अगर बात करें तो कौन सी है बताओ? धनात्मक अन्योन क्रियाएं। धनात्मक अन्योन क्रियाएं, या अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटरएक्शंस। ठीक है, इसमें तीन आपको ध्यान रखनी है बराबर। नंबर एक, सहोपकारिता। क्या नाम है? सहोपकारिता, या इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? म्यूटेलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं बताओ? सहोपकारिता। उसके साथ साथ सहोपकारिता का एक और नाम होता है सहजीवी। इन्हीं को क्या बोला जाता है बताओ? सहजीवी भी इसी के अंतर्गत आते हैं,
जो दूसरों के साथ रहते हैं, सहजीवी, या क्या बोल सकते हैं सिम्बायोटिक, बायोसिस, ठीक है, सहजीवी। सेकंड अगर बात करें इसके अलावा, उसको बोला जाता है प्राक सहयोगिता। क्या बोला जाता है साहब? प्राक सहयोग या प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें सहभोजता, कॉमन सैलेज, ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन सैलेज। तो चलो इनको दूसरा वो लिख देते हैं यहाँ पे, इन तीनों का क्रमांक रोमन संख्या 1, 2 और 3। तो पहली कौन सी हो गई? सहोपकारिता, या क्या बोलते हैं बताओ? सहजीवी। फिर क्या बोलते हैं? प्राक सहयोगिता, या क्या बोलते हैं? सहभोजता, प्रोटो कोऑपरेशन। अब ये जो अपन देख रहे हैं, ये जो लिखी हुई है, प्रश्न डायरेक्ट कई बार आ जाता है, निम्न में से यह जो संबंध है वो धनात्मक अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है या ऋणात्मक का है, ठीक है। तो ये अपने को नाम बराबर पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं बताओ? पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव। अब दूसरी तरफ देखें तो जो दूसरे हैं वो कौन सी हैं? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया, ठीक है। या अपन कह सकते हैं इनको क्या बोलेंगे बताओ? नेगेटिव इंटरएक्शन, एन आई। इसमें भी आपको याद रखना है क्या आएगा बताओ? शोषण। सेकंड अपन शोषण के अलावा अपन प्रतिजीविता, क्या बोलेंगे बताओ? प्रतिजीविता। और थर्ड में अपन बात करें, थर्ड में हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगा बताओ? प्रतिस्पर्धा। शोषण को अपन एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। जब डायरेक्ट लिखेंगे अपन एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, और इसको तो कंपटीशन बोलेंगे ही, सीधी सी बात है, कंपटीशन, या क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो बिल्कुल आपको क्लियर ये पता होना चाहिए कि जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक कौन सा है? धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, और एक कौन सी है? ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं सहोपकारिता, प्राक सहयोगिता, और क्या है? सहभोजता। इनके नाम बराबर याद रखने आपको। इधर देखें तो क्या हो गया बताओ? शोषण हो रहा है किसी का, प्रतिजीविता, और क्या बोलते हैं? कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा। तो ये किसके अंतर्गत आती है? नेगेटिव के अंतर्गत, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी आपने सुना है या मैंने जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से याद हुआ होगा, ठीक है ना। और जब आप इसको वीडियो को देखोगे तो इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। बस एक ही आपसे उम्मीद है कि आप कृपया लाइक भी करें अगर अच्छी लगे क्लास तो, ठीक है ना। और उसके अलावा कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। और अपने जो मित्र गण हैं या साथी हैं जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी आप लिंक शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।